अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका UNN24 न्यूज़ में खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। जैसा कि अब ये पार्लिमानी इंतखाबात का मौसम बहार चल रहा है और कई कायदीन और जो उम्मीदवार है आपके घर द्वार तक पहुंचते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो इस से मुतालिक हम आज अहम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर BRS कायद और तहरीक तेलंगाना के जद्दोजहदकार, और इन्हें रूए रवां भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इन्होंने KCR साहब के साथ जब से तेलंगाना अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक वो BRS से वाबस्ता है। आइए हम बात करते हैं ऐसी ही काबिल और सियासत का तजुर्बा रखने वाली काबिल शख्सियत जनाब हलीम कमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हलीम कमर साहब, आपका UNN24 न्यूज़ में खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UN24 न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। एक शेर के साथ मैं बात का आगाज़ करूँगा जो तहरीक तेलंगाना की जब आगाज़ हुई थी, अक्सर KCR साहब इसे दोहराते थे। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, और लोग जुड़ते गए, तहरीक आगे बढ़ते गई, और बहुत से दबे जुले लोग तहरीक से वाबस्ता हो गए थे, और लोगों का एक यकीन था कि ये तहरीक कभी कामयाब नहीं होंगी। KCR साहब पे तरह तरह के लोग शक करते थे, लेकिन हम उनके एक जबरदस्त सिपाही की तरह उनके साथ ठहरे रहे। पूरे तेलंगाना के लोग पूरे तेलंगाना के अंदर और पूरा तेलंगाना लाने की जद्दोजहद में KCR भी रहे, और हम पे उनको भरोसा था, वो हम पे भरोसा करते थे, और हम तेलंगाना लाए। और तेलंगाना लाने के बाद बहुत सारे जो है ना नए लोग तहरीक में शामिल हुए। हम नए लोगों के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन बाद में जो असल तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन थे उनको नज़रअंदाज किया गया। और इसी तरह जो पिछला इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो तहरीक की हार का जो भी सबब बना वो रहा, लेकिन KCR साहब ओरली उनके स्कीमात और अवाम के साथ उनका रब्ता, अवाम के लिए बेहद जो नए नए स्कीमात थे, खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने वर्कर को नज़रअंदाज करके जो नए आने वालों के लिए उन्होंने काम किया उसका नुकसान। तो हलीम कमर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो तहरीक तेलंगाना से जुड़े हुए सीनियर कायदीन थे, तो KCR साहब ने और BRS पार्टी ने इन्हें नजरअंदाज करने का खमियाजा 2023-24 में जो असेंबली इंतखाबात हुए उसमें इन्हें भुगतना पड़ा, और इन्हें अवाम ने इनके बावजूद इसके स्कीमात तो वर्ल्ड लेवल पर एक शनाख्त और पहचान बन गई थी इनकी स्कीमात की, बावजूद इसके फिर अवाम ने इन्हें घर पे क्यों बिठा दिया? नहीं, इसकी बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। जैसा कि मुसलमानों के लिए 201 स्कूल लगाए, और आपके शादी मुबारक स्कीम है, और 2000 पेंशन है, ये ऐसे स्कीमें आपने सही कहा कि ये वर्ल्ड लेवल की स्कीमात थी। बाद में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्कीमात को अडॉप्ट किया, लेकिन बहुत छोटा करके अडॉप्ट किया। जैसा किसानों की स्कीमात है, शादी मुबारक के लिए भी नरेंद्र मोदी ने पैसे दिए, लेकिन बहुत कम तादाद में बहुत हिस्सा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी KCR साहब ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन थोड़े से तल्ख है, मैं कभी भी पार्टी में रहा, लेकिन जो गलत रहा उसके बारे में हमेशा बोला, इस वास्ते पीछे रो में रहा मैं, क्योंकि KCR साहब जैसे ही चीफ मिनिस्टर बन गए थे सबसे राब्ते खत्म कर लिए थे, यहाँ तक के MLO से, पार्टी वर्करों से, यहाँ तक के जो सीनियर उनके साथ उठने बैठने वालों से भी उनके राब्ते खत्म हो गए थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनका। जितने भी आप अच्छे अच्छे स्कीमात ला लो, लेकिन जो जमीन पे काम करने वाले वर्कर का अगर साथ नहीं रहा तो उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं होता, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो प्रोपेगेंडा करती, उसका जवाब देने के लिए जमीन पे वर्कर होना, तो जवाब देने के लिए जमीन पे वर्कर नहीं था इनका, और वर्कर ही मुखालिफ में काम किया। और जितने मेरे तेलंगाना मूवमेंट में काम करने वाले साथी थे, पिछले इलेक्शन में हम लोगों का बहुत अच्छा तालमेल बैठा था, गैर मुस्लिम भी मुस्लिम भी, सब हम लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया, और मौजूदत के साथ हम तहरीक के KCR साहब के उतने मुखालिफ नहीं है, उनकी स्कीमात के मुखालिफ नहीं है, लेकिन जब हमने 12 साल तेलंगाना मूवमेंट में काम किया उसकी हमको तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ 2014 से लेके 2024 के दरमियान जो हम तकलीफ उठाए गवर्नमेंट के अंदर, हमने मेहनत करके जो दरख्त लगाया था और दूसरे लोग फल खा रहे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अच्छा ठीक है, फल की भी बात नहीं है, लेकिन कोई चीज हमारे पास लोग आते हैं, उनका काम करना होता है, कोई बोलने वाला नहीं। हमारे लोकल के MLA साहब कोई एक बात हमारी सुनने वाले नहीं थे। इस तरह जितने भी लोग MLAs हारे हैं वो लोकल कैडर की वजह से हारे, और जो जीते हैं MLA वो KCR की स्कीमात और MLA ने कुछ अच्छा काम किया तो वो लोग जीते, बाकी सब हारे।
जी हलीम मोहम्मद साहब, हम आपके जज्बात की पूरी पूरी अक्कासी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? केसीआर साहब मतलब इक़्तिदार के नशे में चूर हो गए थे और पार्टी का इक़्तिदार का इस कदर उन पे नशा था कि जो उनके साथी थे, जो तहरीक तेलंगाना के वक्त इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरने वाले, हिस्सा लेने वाले कायदीन को भी फरामोश कर दिया, ना उन्हें कोई ओहदा दिया गया। जैसे कि मिसाल ले लीजिए आप है, और ऐसे कई सीनियर कायदीन भी थे जो आपके साथ वाबस्ता रहे, लेकिन उन्हें पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया और जो नए आने वाले लोगों का वेलकम किया और उन्हें ओहदे भी दिए गए और फायदा बख्श, मुनाफत बख्श ओहदों पर भी फायज किया गया। आपकी यही तकलीफ है और जिसका खमियाजा पार्टी ने भुगत लिया। केसीआर साहब ने भी देख लिया कि जो सीनियर होते हैं सीनियर ही होते हैं और उनका एक वोट बैंक होता है, उनका फील्ड ग्राउंड वर्क होता है जिससे पार्टी को फायदा पहुंच सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जिसे नजरअंदाज किया, वही उनकी गलती की वजह से वो आज अवाम ने उन्हें घर पर बिठा दिया। अब आप जैसा बता रहे वर्ल्ड लेवल इनकी जो स्कीमात थी वो थी, लेकिन दुरुस्त फरमा रहे थे आप, स्कीमात तो थी लेकिन बहुत जगह पर केसीआर हुकूमत में तासुबाना रवैया भी बरता गया। डेवलपमेंट का निजामाबाद में भी राग अला गया, तो वो कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ? निजामाबाद में अखिलती इलाकों में क्या डेवलपमेंट हुआ? इससे मुतालिक आप कुछ। एक तो चीज है कि आपने कहा कि इक़्तिदार के नशे में चूर थे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग उनके आसपास ऐसे जमा हो गए थे, उनको गलत एडवाइस दे रहे थे। खैर आज हो सकता उसको वो सही कर ले, ये एक बात मेरे को एक्सप्लेन करनी थी। दूसरी तासुबाना रवैये के बारे में बात है कि जितने भी सेकुलर पार्टी है सभी तासुबाना रवैया रखती। जैसा कांग्रेस के दौर में देखे कि अगर हिस्ट्री निकाले तो 1 लाख फसादात हुए। मुसलमान बादशाह गढ़ थे, उनको भिखारी बना दिया गया, कशकोल हाथ में लगा दिया गया। आज हमारी हालत है, हमारे महले, एक जमाना था हमारे महलों से गुजरते तो बादशाह नजर आती थी हमारे महलों में, पूरी शान और शौकत थी, पैसा था, दौलत था, जमीन थी। लेकिन एक 50, 60, 70 साल में ऐसा हो गया कि हमारे महलों में गुजरे तो मालूम था मुसलमान के महले ना डेवलपमेंट, कचरा, रोड, गरीबी, टीन शर्ट, चाय, छपरे, इस तरह की चीजें आ गई। ये भी देन कांग्रेस की है। हो सकता केसीआर के दौर में भी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा तबका आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हर तंजीम में ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारे पास भी रहा होगा। और कुछ ऐसे भी चीजें हुई, मसाजिद के भी इशू हुए। वो जमाने में भी राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में भी जब एयरपोर्ट बनाया गया था उसमें भी जो है हमारे मसाजिद शहीद हुए। और लैंको हिल्स की जमीन है जो 1650 एकड़ आपके वो दरगाह की जमीन थी, और ऐसे बहुत सारे वक्त की जायदाद थी। और राजशेखर रेड्डी राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में लूटी गई जमीन। फिर इसके अलावा भी जो चंद्रबाबू नायडू साहब थे वो तो बहुत ज्यादा मुसलमानों के मुखालिफ थे। जो क्या सीलिंग एक्ट कानून था उसको शिद्दत से नाफिज किया। मुसलमानों की जमीनें पूरी आपके जो तारनाका से लेके मोइनाबाद, ये पूरा शहर के तरफ पूरे मुसलमानों की जमीन थी। सीलिंग कानून लगा के अगर घर में एक 5 अफराद है तो 5 एकड़ जमीन से ज्यादा रही तो वो जमीन गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेंगी, क्योंकि लोगों के पास 100 एकड़ जमीन थी। तो पूरे आंध्र वालों को रख के चंद्रबाबू नायडू 83 के बाद पूरे जमीन 2000, 5000 एकड़ में जमीन खरीदे। क्योंकि मेरे कई रिश्तेदार तारनाके के अंदर है नवाबा, वो लोग रो के सुनाते थे जब हम जाते थे तो कि भाई हमारी जमीन 2000 एकड़ में बेच दिए, 5000 रुपए एकड़ में बेच दिया। और लेने वाले पूरे आंध्रा वाले। अब देखिए एलबी नगर वगैरह शमशाबाद क्या पूरे मुसलमानों की जमीन। इस तरह हर आदमी तासुब का मुजाहरा करा, क्योंकि हालात बिल्कुल हमारे लिए खराब है हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह से दुआ करना, हो सकता है कुछ हमारे अमाल होंगे तो सब बराबर के शरीक है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ा केसीआर मुझे तासुबियत में कम दिखे। साहब अभी जैसा आप बता रहे थे वक्त की अराजियात के ताल्लुक से, तो मैं उस पर ही आऊंगा कि वक्त अराजियात तो छोड़िए, केसीआर साहब ने वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा देने का वादा किया था, वो वादा हवा हो गया। और दूसरी बात, किसी भी हुकूमत में वक्फ बोर्ड को मुखफ़ल नहीं किया गया था, जो केसीआर के दौर में वक्फ बोर्ड को मुखफ़ल कर दिया गया। इसकी क्या वजूहत रही? अब उसकी वजूहत तो मेरे नजरिए से ऐसी हो सकती है कि जो अगर मुस्तक़ल नहीं किया जाता तो जो वक्फ बोर्ड के अंदर जिन लोगों को बिठाया जा रहा था वो गैर महसूस तरीके से उसको फरोख्त कर दिए थे। और अगर वो रिकॉर्ड अगर दबा नहीं दिया जाता तो ऐसे कई जमीना थे जिनको प्राइवेट कर दिया गया, वक्फ बोर्ड से हटा दिया। अब जैसे अब निजामाबाद में देखिए त्रिदेवी होटल है, अभी वो कोसा नया माल खुल गया, ये सब वक्फ पे। अब अगर आप रिकॉर्ड निकाले तो उनका रिकॉर्ड नहीं निकलता, क्योंकि ये जो वक्फ के अंदर जो ऑफिसर बैठते हैं ना, ये जो हीरे को हीरा काटता है ना, ये हमारे लोग ही है, ये दुश्मन। ये जितना सीएम केसीआर वगैरह को जितने कम मालूमात होते, जो मिनिस्टर बैठते हैं हमारे मुसलमान, उनका बहुत बड़ा रोल रहता। तो
उसके अंदर हो सकता ये गवर्नमेंट भी कुछ गड़बड़ की होंगी, लेकिन साबिका में जितने गड़बड़े में वक्त पे लेना चलेगी, ये दौर में थोड़े कम गए। तो मैं ऐसा कोई साहब की सपोर्ट नहीं करूं, कम गए या ज्यादा गए, दोनों भी हमारे साथ गलत काम किया। कई मुकदमात में केसीआर साहब की वजह से वक्फ की अराजियात, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, हैदराबाद की जो वक्फ अराजियात है वो चली गई इनकी नाअहली की वजह से। और दूसरी बात, मेरा ये सवाल था कि कमिश्नरेट का दर्जा देने का जो वादा था वो क्यों हवा हो गया? बहुत सारे लोग वादे करते, लेकिन वो वादे वफा नहीं कर सकते। हम भी जो है सो, मैं भी कई बार अम्मा से भी नुमाइंदगी करा था कि कविता मैडम से कि आप जो है ना कमिश्नरेट का वादा करे थे साहब, तो ठीक है साहब उसके लिए कोशिश कर रहे, लेकिन सेंट्रल से दबाव है। इस तरह की बात चल रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें हो। तो हुकूमत चलाने के लिए बहुत सारी मजबूरियाँ होती, ये मजबूरियाँ अब हम जानते कि हम टारगेट है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो टारगेट बने हम। तो ये हर चीज़ खोल के बोली नहीं जा सकती, लेकिन एक हिंट के तौर पे मैं बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वक्फ को ऑक्यूपाई करना चाहती, पूरे जमीनात खींचना चाह रही है हमारे से, तो उसका एक हिस्सा था। लेकिन फिर भी केसीआर साहब उसको चीज को फिर भी होल्ड करके रखा। लेकिन जो केस हारने का मामला है, मैं आपको कहा था कि वो हीरा ही पाटता है। तो जो ऑफिसर्स हमारे अंदर बैठे हुए, जो वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बैठते, वक्त मिनिस्टर्स थे साबिका में, उन्होंने रिकॉर्ड इस तरह के बनाया, वो हारना ही था हमको। तो उसमें सीएम केसीआर का उतना हाथ नहीं था जितना कि हमारा था। लेकिन जो भी हो, वो नुमाइंदगी भरपूर होना चाहिए, जिसकी मुखालिफत करना है बराबर मुखालिफत करना चाहिए। जैसा एक सीएम स्टेट का एक सरबराह होता है, बॉस होता है, उसके हाथ में कोई ऑफिसर्स और हर वो चीज उसके हुक्म के बगैर नहीं होती है। तो क्या केसीआर साहब की नीयत अगर होती मुसलमानों को वाकई में माली तौर पर, माशी तौर पर उभारने की, ना कि 1 लाख रुपए की खैरात जो भी सिर्फ 2 बार दी गई, उसके बजाय अगर वो वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा दे देते, वक्फ के राजात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते, तो हमें ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपये वक्फ बोर्ड को आमदनी है तेलंगाना में, तो करोड़ों रुपये आमदनी से ही वो मुसलमानों की हकीकी फलाह बहबूद कर सकते थे, उन्हें माशी तौर पर उभार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपकी बात ठीक है। क्या इशू पे बोल रहे थे? करोड़ों रुपये वक्फ बोर्ड को आमदनी है, अगर वो कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाए तो और भी आपने कहा कि मुसलमानों को 2 लाख की फीस दिए, उनके रोजी रोटी का 1 लाख रुपए दिया गया, वो भी सिर्फ 10 साल में 2 बार। जबकि इसके बरक दलित बंधु, हमारे दलित भाइयों को 10 लाख, वेरी गुड, 10 लाख दिए। तो क्या मुसलमान, जबकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, ऐसे कई कमीशन की सिफारिशात मौजूद थी केसीआर साहब के पास और पीएम मोदी के पास, बावजूद इसके मुसलमानों को 1 लाख रुपए जो नाकाफी है। असल क्या रहता, किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी माशी तौर पे उभारना, उसको माशी तौर पे कमजोर करना। तो पिछले गवर्नमेंट जब इख्तिदार पे आई आज़ादी के पास से, तो मुसलमान बहुत तालीमी याफ्ता थे और उनके बहुत सारे इदारे, जैसे आप देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे मुस्लिम इदारे थे और मुसलमान बहुत तालीमी याफ्ता थे। और तालीमी याफ्ता होने की वजह से हम माशी तौर पर बहुत मजबूत थे। तो वो जो गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में आने वाली, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुस्लिम इदारों को कमजोर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी हमारे अफजलगंज पे, तो उसको पहले खत्म किया गया। तालीम पूरी उर्दू में होती थी, जितना आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको कोई महकमे में शोबे में जाना है, वो खत्म कर दिया गया। जितना इंजीनियरिंग थी, जितने पैमाइश थी, उसको धीरे धीरे करके फिर वो देवनागरी में लाए, फिर उसके बाद तेलुगु में ला ली, फिर इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चलता रहा। तो जानबूझ के तालीमी तौर पे हमको पस्त किया गया और हम कमजोर हो गए। तो केसीआर साहब हमेशा यही कहते थे कि तालीमी तौर पे मुसलमानों को मजबूत कर देना चाहिए। तो पूरे 70 साल के अंदर 4 स्कूल थे, 2 आंध्रा में, 2 तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल, आखिरी 2-4 साल में राजशेखर रेड्डी समाज के जमाने में आए। तो उन्होंने कहा कि अगर माशी तौर पे उनको उभारना है तो उनको तालीम देना चाहिए। तो जितने गरीब है लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते थे, जो मदरसों को जा रहे थे बच्चे, या तो फिर आवारा गर्दी कर रहे थे, रोडों में फिर रहे थे, उनकी बहुत उसका 70% तबका है हमारा। तो उन्होंने कहा कि हम 2 स्कूल खोलेंगे, रेसिडेंशियल स्कूल और अंग्रेजी मीडियम, ताकि बच्चे बड़े होके कहीं भी अमेरिका में, इंग्लैंड में भी जाके वो अपना तालीम हासिल करे, रोजगार से लग सके। ये नजरिया था कि इसलिए इंग्लिश मीडियम 201 स्कूल खुले ताकि माशी तौर पर मुसलमान मजबूत हो, उसका नजरिया ये था। और 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। और जो सबसे सही काम एजुकेशन देना था वो काम किया। और उसके बावजूद भी बहुत सारी गवर्नमेंटें बहुत सारी गलतियां करती है।
हो सकता है केसीआर साहब ने भी गलतियां की होंगी, इसमें मैं नहीं कहता कि इनको क्लीन चिट दी जाए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि दलित जो मुसलमान से माशी तौर पर उभरा हुआ है और मुसलमान की हालत ये है, रंगनाथ मिश्रा, सच्चर कमेटी और सुधीर कमीशन की सिफारिशात है कि दलित से भी पिछड़ा हुआ है माशी एतबार से, तो केसीआर साहब ने ये मुनासिब क्यों नहीं समझा कि दलित के बराबर मुसलमान को भी 10 लाख दिए जाने चाहिए? हाँ, एक कमजोर कम्युनिटी दलित, उनको एक नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, कमजोर है, दलित से पिछड़ा हुआ मुस्लिम तबका है। मैं वो नहीं बोलना चाह रहा जी। हूँ, दलित भी एक पिछड़ी हुई तबकी है, उनको अगर 10 लाख रुपए दिए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी ये बात करेक्ट है कि इसमें माइनॉरिटी को भी उतना ही हक देना था जी, तो वो नहीं दिए। हम उस जमाने में भी मैंने इसकी मुखालिफत की, आज भी करूँ। और हमारे पास कई कंडीशन लगे थे 1 लाख रुपए के लिए, बैंक को जाना और बैंक पास करना, ये चीजें मैं इंटरनल तौर पे मैं बहुत ज्यादा मुखालिफत किया था उसकी। तो साहब हम कैसा फिरेंगे जबकि दूसरों को इसके बाद फट बोल के मिल जा रहे और हमारे लोग फिर के बैंकों में चपला खस रहे, बैंक कंसल्टी नहीं मिलता था। तो फिर वो चीज को बार बार नुमाइंदगी करे, महमूद अली साहब से भी बहुत सारा नुमाइंदगी करे, महमूद भाई बोले कि नहीं, बार बार हम बोल रहे साहब को, उनके जहन में ये चीज आ गई। इंशाल्लाह नया जो भी लोन आएगा, पहले तो हम बोले कि साहब 1 साल पहले मिला, फिर अब से आज अब से कोई लोन ही नहीं है, आप ये कीजिए, बात कीजिए। तो बार बार बात करने से हुआ और फिर आखिरी में ऐसा लोन हुआ कि जो जैसा दलितों को दिया जाता है, ST/SC को दिया जाता है, वैसा लोन डायरेक्ट लोन मिला। इसके लिए हम नुमाइंदगी करें, लेकिन वो फुलफिल नहीं था और यही वजह थी कि मुसलमान नाराज हुए और उसकी सजा मिली। हाँ, जैसा नाराज की बात कर रहे था, उससे एक मसला मुझे याद आया अभी कि नाराज होना वाजिबी भी है और हक भी है, क्योंकि यहाँ मिस्टर डेवलपमेंट का जिन्हें लक़ब दिया गया था, उनके दौर में सिर्फ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में डिवाइडर और बटरफ्लाई लाइटिंग लगा देना, ड्रेन कलवर्ट सड़क बना देना, इसको डेवलपमेंट में नहीं जोड़ा जा सकता। आप किसी भी अच्छे सियासतदान से भी मालूम कीजिए या कोई माहिर जर्नलिस्ट से भी आप पूछिए, तो वो यही कहेगा असल तरक्की कहाँ थी, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, सोशो इकोनॉमिक, ये इसे कहते थे कि आपने डेवलपमेंट किया। यहाँ पर जैसे कि शमशान घाट को करोड़ों रुपए से AC गार्डन की तरह सजाया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम उनके इस कारनामे की काबिल तारीफ है, तो हम तारीफ ही करेंगे, बहुत अच्छा किया। तो मुसलमानों के साथ क्यों यहाँ पर तासुबाना रवैया, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम की जानिब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कब्रस्तान धर्मपुरी का था, वहां से तो मुरम चोर को भी आपके बिगाला गुप्ता साहब ने उसको बचाया, सपोर्ट किया। आपकी ये बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मैं इस पर शदीद तनकीद करता हूँ इनके ऊपर। मगर ये बात के लिए मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शहर में डेवलप नहीं हुआ, लेकिन 2014 से पहले देखिए आप, पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क नहीं थी, सड़क बनी, रोडें बनी, डिवाइडर बनी, हर मुस्लिम एरिया में हर गली में सड़क बनी। हो सकता है आपके घर के पास भी देखें इंशाल्लाह रोड बनी हुई होगी, बाबन साहब पहाड़ी के एरिया देखे सब बना, लेकिन इसका मैं मिस्टर डेवलपमेंट को उसका मैं हकदार नहीं समझता। ये हमारी बहन कविता का है इसके अंदर रोल, उन्होंने पहली बार 1000 करोड़ रुपए लाए थे केसीआर साहब से, फिर बाद में फिर कुछ कम पड़े पैसे, फिर बोले तो फिर और 100 करोड़ रुपए लेके आए डेवलपमेंट के लिए, तो पूरा उनका हक रहा। और मेरा ख्याल से तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारा पैसा उसमें करप्शन में ही चलेगा। डेवलपमेंट हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें मैडम कविता का हाथ है, हमारी बहन कविता का हाथ है, और दूसरों का हाथ नहीं, दूसरे लोग सिर्फ करप्शन करे और नाइंसाफियां करे। अभी आप देखिए पिछले 15 साल का भी रिकॉर्ड लिए, मैं दोनों पार्टियों के लिए बराबर बोलूंगा, 15 साल का रिकॉर्ड निकालिए आप, पुलान की नदी और बोरगांव नदी पे देखिए 7 से 8 नए पुल अच्छे बड़े बड़े कुशादा बने, और हमारे पास पिछले 15 साल के अंदर एक ब्रिज बना था, वो भी डी संजय के जमाने में, वो नया ब्रिज जो बोलते, वो भी कितना है 12 फीट 15 फीट का ब्रिज, तंग ब्रिज होगी, उतना फुलफिल नहीं है। हालांकि इतनी आबादी बढ़ गई, कई ब्रिज डाले तो इलाका डेवलप हो सकता। और हम मिस्टर डेवलपमेंट साहब से भी कई नुमाइंदगी करे बाबन साहब ब्रिज के लिए, नहीं वो उसका सेंट्रल से स्कीम है इसकी, उसको वाता बल्कि पूरा 10 साल निकाल के आखिरी में बहुत ज्यादा हमेशा MIM वाले जो खूब ज्यादा रहते थे, और MIM वाले हमारे जो ना माइनॉरिटी फैली थी, फिर उनकी बार बार नुमाइंदगी पे वो आगे बढ़ के काम करे, लेकिन वो भी अधूरा काम, 10 साल लगे हुए, दिल नहीं था काम करने के लिए, वो काम आगे बढ़ रहा नहीं था, थोड़ा यूं कर रहे टच वो काम करे, फिर इलेक्शन आ रहा थोड़ा वो कर रहे, फिर आखिरी तक भी ऊपर वाला ऐसा करा कि उनके हाथ से कंप्लीट कराना ही था, नहीं था वो, इसलिए नहीं कराया, और दूसरा MLA आके कंप्लीट कराया। तो तासुबियत दोनों पार्टियों की तरफ से होगा, कहीं ज्यादा हुआ कहीं कम हुआ, हमारे इलाके नजरअंदाज कर दिए गए। जैसा कि आपने कहा कि शमशानों को बहुत अच्छा बनाया गया, और बनाया गया, हम भी उसके मुखालिफ नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ईदगाहों को, खबरस्तान को नजरअंदाज किया गया एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। ईदगाह की जो बस हमने दिए क्या दिए, एक दीवार बना दिए, वो दिखता
अभी देखिए पिछले 5-7 साल से मदीना इत्या को जब भी जा रहे थे बेचारे सही नमाज पढ़ने की जगह भी नहीं थी। मौलाना जो गौसिया मस्जिद के इमाम है ना, क्या नाम है, शाहिद रजा साहब, कई बार बेचारे मेरे को बोले कि बोलिए उधर का हिस्सा पूरा बहुत ज्यादा गड़ा था उधर वो रोड के तरफ, तो बार बार ला रहे थे, नुमाइंदगी कर रहे थे, मेयर से बोल रहे, फलां बोल रहे, हम नहीं सुने, बोलता हूँ दूसरे एमआईएम के भी कारपोरेट्स को बोले कि जरा बात करो भैया, जरा हर बार आना महीने नहीं हो जाता काम, ये कर देंगे, डाल दो, फला कर दो, ऐसा करो, हुआ नहीं काम, पूरा टाइम निकल गया। अब मैं सुना कि शब्बीर साहब एक बार दौरा गए, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट लग गया, लेकिन आपने काम करा दिया। नहीं, ये कोर्ट से मसला नहीं, शब्बीर अली साहब ने अपने जाती खर्च से 25 लाख रुपए लगाकर वहाँ पर काम कराया, इसे कहते हैं हकीकी हमदर्दी और काम करने का जज्बा। हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि काम करने वाला है तो कैसा भी करता, वो हिले बहाने नहीं करते, तो उसके लिए हम शबीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते। उनके लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ हमारे लोगों की नादानी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बारे में कुछ बोलो शबीर भाई? हाँ, तो वो इलेक्शन हारने का सबब ये रहा, एक तो जो उनके जो वर्कर थे कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह का काम करना था वो नहीं किया, फील्ड लेवल पे काम नहीं किया, और जो भी लोग काम कर रहे थे इतना पब्लिसिटी कर रहे थे, जैसा कि शबीर भाई शेर आया ऐसे प्रोग्राम बना, तो गैर मुस्लिमों में इसका मैसेज खराब जा रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे गैर मुस्लिमों से मेरा रिलेशन है, कई ग्रुपों में हूँ, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर वो पब्लिसिटी चल रही थी, मतलब हिंदुओं का जो और एक 10 हो रहे थे वो। हाँ, नहीं, शब्बीर अली साहब इसके मुखालिफ थे, उन्होंने अपने कारकुनों कई बार फटकार भी लगाई, हमने खुद सुना, हमारे कैमरे पर भी रिकॉर्ड है कि अभी शेर आया मत कहिए भाई, जब मैं जीत जाऊंगा जब उसके बाद कहिए वो। नहीं, मेरा और इसमें एक अहम जो ये वजह रही शब्बीर साहब को जो कम वोट आने की, एक जमात और उसके कुछ कायदीन ने अपने जाती मफादात की तकमील के लिए यहाँ पर मुस्लिम राय दहिंदों को गुमराह किया, वर्गलाया और भटकाते हुए वो इनकी हार के जिम्मेदार बने। हाँ, आपकी बात सही है, मैं मेरे जो ऑब्जर्वेशन में रहा हूँ मैं आपके सामने रख दूंगा। एक तो बात ये रही कि वर्कर का जो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मुसलमान इलाकों के अंदर मुस्लिम कायदीन का, दूसरा हमारे उलमाए दीन के भी बात लोग चाह के उनको गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, शाले पेश कर रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ कि पूरा मुसलमान बन सके। और कुछ ऐसे पम्पलेट भी थे जो शहर में वहाँ हिंदू इलाके में बढ़ रहे थे मुसलमानों के कायदी सपोर्ट के, तो ये चीज शबीर भाई को 12 से 15,000 वोट माइनस हुए, वो आने के थे हमारे पास। और मुस्लिम इलाके के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई भी, इससे पहले भी मैं वो इलेक्शन के बाद एक वीडियो बनाया था, कोई भी खैर का इसमें हाथ नहीं है, वो लोग अपना काम करे, हर एक को अपना काम करने का हक है। केसीआर की इज्तिमात थे, मतलब जिसको 1 लाख रुपए मिले किसी बच्ची की शादी में, कोई अपना पड़ोसी रिश्तेदार खास वही भी 5-10 हजार ज्यादा मदद नहीं करता, 1 लाख रुपए उसको मिल जा रहे थे। जाती मफादात पर हिदायत मिलने पर थोड़ा अभी इसके बारे में बोल देता हूँ, वो चीज रही। दूसरी आपके जो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे उनकी फैमिली वोट डाली, और दूसरा जिसको 2,000 रुपए पेंशन मिल रहा, कोई आज उनका सगा बेटा भी 1,000 रुपए देने के लिए तकलीफ है, वो 2,000 मिले, तो ऐसे लोग वोट डाले। ये वो लोग अपने मफादत के लिए शायद पैसे के लिए कुछ काम करे होंगे शायद, लेकिन उनसे वोट नहीं गिरा, क्योंकि वो लोग अपने इलेक्शन हार गए ऑलरेडी। और मस्जिद के लोग तो जब आपको मालूम है एनआरसी फला ऐसी चीजें आए थे वो जीते, और उसमें कुछ अच्छे भी लोग हैं, मस्जिद पे पूरे लोग खराब नहीं है, मैं पसंद करता हूँ, खास करके असदुद्दीन अवीस साहब के पॉलिसियों को प्रोग्राम तो दिल से पसंद करो, कोई पसंद करो या मत करो, मैं पसंद करता हूँ उनको। तो मुसलमानों के रहनुमा तो अब इन्हें कह सकते हैं कि एक ही है, असदुद्दीन अवीसी साहब, चाहे लोग कुछ भी कहे, मीडिया में कुछ भी कहे, प्रोपेगेंडा करे, हम भी असदुद्दीन साहब की बहुत दिल से इज्जत करते, उनमें हम एक बेहतरीन मुसलमानों का लीडर भी तस्वुर करते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी हिदायत पर जो यहाँ पर काम हुआ ऐसा लोग कह रहे, हम नहीं कहते। फील्ड लेवल पर जब हम जाते हैं तो ये लोगों ने एक दिलरास बीजेपी को सपोर्ट किया करके ये चल रहा है। ये बात आपकी बीजेपी को सपोर्ट करें तो मैं इसको नहीं मानूंगा, लेकिन हम जब भी तनकीद करें उनको, हम उनको सपोर्ट करने के बावजूद भी तनकीद करते रहे हम, क्योंकि देखना ये चाहिए कि गैर मुस्लिम में बीजेपी के मुकाबले में कौन सी पार्टी मजबूत है, वो देख के हमको काम करना चाहिए। लेकिन इतना समझ में नहीं आया हमारे कायदीन का, उन्होंने बोला कि नहीं हमको ऊपर से हिदायत है, ऊपर से हिदायत है, कुछ ऐसा भी रहा, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा पैमाने में मिले और फिर अलायंस भी रहा, तो उनको यकीन था कि गवर्नमेंट हर हाल में आएगी। लेकिन हम जितने वर्कर तेलंगाना मूवमेंट से जुड़े हुए थे उनसे हमको फीडबैक मिल रहा था कि गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो हम लोग जहनी तौर पर रेडी थे और हमने बहुत कोशिश की कि ये बात जितने जो खराब एमएलए है घर पे बैठे,
और नए लोगों को मौका और उसके लिए केसीआर साहब जितना क्लीन हो जाएंगे उतना अच्छा है, और जो उनके एडवाइजर है वो बदल जाए, वो जो पहले केसीआर साहब जैसे थे तेलंगाना मूवमेंट से पहले मूवमेंट के वक्त वैसे बन जाए। अब जैसा केसीआर साहब बाहर निकल रहे, लोगों से मिल रहे, लोगों में बैठ के बीच में खाना खा रहे, ये रवि हमेशा रहे। और रेवंत रेड्डी साहब की ये बात अच्छी दिखी कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अपने वर्कर से बराबर मिल रहे, मगर ये उन्होंने जारी रखना, अगर नहीं रखे तो फिर उनकी हालत भी केसीआर साहब की जैसी हो जाती। अच्छा मिल रहे, लोगों से फ्री फ्रैंक जा रहे, हम देख रहे हैं कि हम छोटे छोटे वर्कर भी जो 3rd क्लास के 2 क्लास कैटेगरी के लीडर्स होते हैं ना, वो भी उनकी पहुंच हो रही, उनको भी मिलाया जा रहा। अब एक जमाने में देखे कि मिनिस्टर लेवल से या कोई एमएलए रहा, ऐसे लोग जाके सीएम से ज्वाइन होते थे, लेकिन हम देखे कारपोरेटर लेवल के भी और उससे भी कम लोग भी जाके सीएम से ज्वाइन हो रहे। ये बात अच्छी थी कि पॉजिटिव है, लेकिन ये जारी रहे तो बेहतर रहेगा। जी अली मोहम्मद साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि डेवलपमेंट तो बहुत हुआ निजामाबाद में, अब हम आते हैं मिनी हज हाउस के मसले पर कि बिगाला साहब ने क्या किया, इलेक्शन से इंतखाबात से ऐन कबल उसका संगे बुनियाद रखने का सिर्फ एक सियासी हरबा चला उन्होंने, लेकिन वो वहां पर संगे बुनियाद तक नहीं हो सका क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री की वो जगह है, कलेक्टर को मालूम है, सब उन्हें पता होने के बावजूद वहां पर सिर्फ मुस्लिम राय दहिंदों को गुमराह करने की ऐसी साजिश रची गई थी। और जिसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वालों ने वहां पर उस मिनी हज हाउस के संगे बुनियाद को रोक दिया। ये बात का इजहार करते हुए कि ये हाई कोर्ट का स्टे है इस जगह पर, तो क्या वाकई में वहाँ मिनी हज हाउस बनाना बिगाला साहब का बीआरएस पार्टी का मकसद था या सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने का हरबा था? नहीं, इसमें बिगाला साहब का कोई नहीं है, ये पहले से ही इसके मुखालिफ थे। असल में ये कविता मैडम वादा करे थे मैटरनिटी, हज हाउस और कुछ शादी खाना और एक प्ले ग्राउंड, इनका एम था और हमसे शेयर भी करते थे हमेशा। वो कुछ भी होगा हमको नजरअंदाज करे होंगे, हमारे साथ सौतेला रवैया होगा, मगर खातून अच्छी थी, सोच अच्छी थी उसकी मुसलमानों के बारे में। उन्होंने हमेशा बोलते थे कि वो उनको ताउन नहीं मिल रहा था लोकल में। लोग बोलते कि मनमानी कर रहे मैडम, हमको मालूम कोई मनमानी नहीं कर रहे, उनका कुछ भी नहीं चलता था। अब देख लिया ना, इलेक्शन के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मेरा नहीं चला यहाँ पे, तो ये क्या करे मैडम, हैदराबाद में बैठ के कहाँ है जमीन निकाले, ये निकाल के डेयरी फार्म में जमीन है, ऑफिसर उसको इंडिकेशन करे, तो बाद में मालूम हुआ कि ऑफिसर को भी भरमी का इजहार करे। अब बाद में ये बावर कराया गया, मैडम को इस बात से डराया गया कि अगर ये इलाके में तो मंदिर है वहाँ पे बहुत बड़ी पीछे, अगर आप ये जमीन दे देंगे मुसलमानों को तो बहुत बड़ा मसला होगा, हमारे वोट कहीं देगी। तो मैडम डरे थोड़ा बैक में कुछ भी नहीं बोले, तो कैसा करना, तो वो जो आप बोले ना एनिमल हस्बेंड्री से जो उसका शेयर डाले स्टे लाए, तो उनकी हिम्मत है क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की स्टे लाने की? तो ये मसूद का हाथ है इसके अंदर। ये करके उन्होंने उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि मुसलमान बहुत अच्छा साउंड हो जाए, उनको इतनी अच्छी जमीन मिल जाए, ग्राउंड मिल जाए, उनको बच्चों के लिए वो मैटरनिटी हॉस्पिटल हो जाए, ये तो नहीं था। ये हजूज तोड़ो, हजूज नहीं भी रहा तो हम हज गुजार दे, मगर ये जो जरूरत की चीजें हैं ये तो होना ना, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होना और मैटरनिटी होना। गरीब है वो इलाका, उसमें गैर मुस्लिम भी इलाके बहुत सारे लगते हैं वहाँ आसपास में, तो सबको काम नहीं आता था, लेकिन थोड़ा तासुब का उसके अंदर असर रहा। और मैं पिछले इलेक्शन के अंदर इसके लिए वाज़ाब्ता कैंपेन भी किया हूँ, इसका भी कैंपेन किया हूँ, लम्बा गुट्टी की मस्जिद की भी कैंपेन किया हूँ। मैं अपनी पार्टी में रह के भी अगर गलत है बराबर मुखालिफत करता हूँ, हक के लिए लड़ूं, चाहे कुछ भी हो, मेरे को चापलूसी करने नहीं आता, मेरे को कोई स्टार नहीं होना, कोई मेरे को ओहदा नहीं होना, दियो या मत दियो, और मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं बराबर अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर फाल और अखवाल में बहुत फर्क पाया गया, कथनी और करनी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर कहा तो बहुत कुछ गया, किया कुछ नहीं गया। कौन की कुछ नहीं किया वो बोलिए। आप जैसा बता रहे कविता मैडम तो बहुत अच्छी खातून है और वाकई में अच्छी खातून है, वो मुसलमानों के लिए एक नरम गोशा रखती है, लेकिन अगर वो चाहती थी तो सीएम की दुख्तर थी, सीएम साहब से कहकर वो क्या स्टे उसको हटा सकते थे, कुछ भी कर सकते, या दूसरी जगह भी उसे फौरी तौर पर मंजूर कर सकते थे। ऐसा नहीं किया गया। मिनी हज हाउस, मैटरनिटी हॉस्पिटल और प्ले ग्राउंड, आप देखिए अकलियती इलाके में एक प्ले ग्राउंड बताइए आप, या ओपन जिम बताइए। आपकी बात सही है, मैं इसके जिम्मेदार मैडम को इस बात से भी नहीं हम बोलते, क्योंकि हम बिल्कुल करीब से देखे, क्योंकि केसीआर साहब ओपनली जो है ना एमएलए के लिए फ्रीडम दिए थे वो लोग काम करने के लिए, तो एमएलए जो है ना इसकी मुखालिफत करते थे। अब जनरली आप देखो कांग्रेस हो या और कोई भी सेक्युलर पार्टी हो, अब एक जमाने में हम देखें मुलायम सिंह अखिलेश यादव के मुसलमानों को पीछे की सब ढकल रहे, तो ये रुझान है, कांग्रेस में भी हो रहा है ये काम। तो
ऐसे ही मुसलमान के लिए कोई अच्छा काम करने का तो उनको डरा दे। अगर आप ये काम कर दिए, वहाँ मंदिर है अम्मा, अगर इसका बहुत नुकसान हो जाता, इलेक्शन हार जाते, फला मतलब डर गए लोग। तो ये डरा के पीछे हटाया गया उनको, मतलब उनका नीयत खराब नहीं थी, लेकिन ये मुस्लिम वोट से हिंदू वोट कर देंगे बोलते कोई भी पार्टी डरती, कांग्रेस रहो, समाजवादी पार्टी रहो, ये हमारी पार्टी रहो। तो बहरहाल बहुत सब्र से, हिकमत से हमको काम करना है। जैसा कि आप हिंदू मुस्लिम की बात की है, तो उससे अभी तो 14 से जब से एनडीए हुकूमत ने इख्तिदार बीजेपी ने मरकज में हासिल किया है, तब से माहौल इस तरह का हो गया, मॉब लिंचिंग, ख्वातीन बहू बेटियों को बरन्ना करके परेड कराया जा रहा है, बहुत माहौल तशवीशनाक बन चुका है और हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है मोदी इख्तिदार के बाद से। तो आप राय दहिंदों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनकी इब्तदाई मुसलमानों के खिलाफ है, जनसंघ हो, आरएसएस या फिर बीच में बीजेपी बाद में बनी, इनकी छाप है। ये असल में तो हिंदुस्तान में मनुवाद लाना चाहते हैं, आर्यनवाद, आर्यनिज्म। ये क्या है, बिल्कुल 5% लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पे 90% 10% समझिए, अगर 90% तबका असल हिंदुस्तानी है, द्राविडियन से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वो लोग हमलावर हुए तो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। आपको मालूम है मनुवाद, वो जो भगवान के सर से पैदा होने वाला ब्राह्मण, और जो उसके शोल्डर से पैदा होने वाला छत्री, जो बादशाह थे उस वक्त, हुकूमत ताकतवर थे, उनको छत्री बनाए। छत्री ब्राह्मण की रक्षा करना, क्योंकि ब्राह्मण सर से पैदा हुआ। फिर जो अच्छे फाइनेंशियली अच्छे थे, जिनके कारोबार अच्छे थे, उनको बनाया गया बनिया। तुम कारोबार करने वाले, तुम पेट से पैदा हुए और तुम्हारा काम है छतरी को टैक्स देना और ब्राह्मणों का ख्याल करना था। और बाकी हिंदुस्तान की जो 80% तबका था, उनको शुदर बनाया, पैर से बनाया। तुम पैर से पैदा हुए भगवान के, तुम हमारी खिदमत करना। तुम तालीम हासिल नहीं कर सकते, तुमको कोई फैसिलिटी नहीं दे सकती, तुम्हारा बस्ती अलग होंगी, तुम पानी पीने के लिए तुम्हारा कुआं अलग। अगर कोई गलती से भी अगर तालीम की तरफ आया तो उसको कान में सीधा डाल देना, छूट। ये बहुत छूट छाट की, बहुत नाइंसाफियां होगी। और कई बड़े बड़े तारीख में रिकॉर्ड है, नर्तकियों का रिवाज था, 5-5, 6-6 हजार हमारी जो द्राविड़ बच्चियां थी। हिंदुस्तान के अंदर 80% मुसलमानों का तबका वहां से आया। जो असल हिंदुस्तानी हम लोग बाद में कन्वर्ट हुए, जो मुसलमान इस्लाम आया, मुसलमान आए, इनके जुल्म से हमको मुसलमान आजाद करे, तो कन्वर्ट हुए सब लोग अच्छाइयां देके, तो नर्तकियों को आजाद कर देते। इसलिए आगे मोहम्मद गजनवी कई बार हमले करे। अब मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो हमको उस तरफ जाना भी नहीं है हिस्ट्री में। नहीं, जो माहौल चल रहा है जो बीजेपी इख्तिदार पर, इस पर आप शॉर्ट एंड स्वीट में गए तो मैं स्टार्ट में लाना चाह रहा हूँ कि मैं वो दलितों की तरफ, उसकी तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि ये जो गुलामी से हम जब आजाद हुए, अब इनसे छुटकारा मिला, तो फिर वो हिंदुइज्म और मुसलमानों के खिलाफ तुमको भटका के तुमको हिंदू बना रहे, जबरदस्ती बना के तुमको हमारे खिलाफ कर रहे। जब मुसलमान कमजोर हो जाएगा, मैं तमाम दलित, एसटी और बीसी भाइयों से अपील करो, जिस वक्त मुसलमान कमजोर हो जाएगा, तुमको फिर वही हालात में जो आज से 1000 साल पहले तुम थे, वो हालात में तुमको लाना चाह रहे पूरे हिंदुस्तान में। तो आप समझो, पूरा दस्तूर को खत्म करना चाह रहे, जो अम्बेडकर का दस्तूर था। और अम्बेडकर चाहते तो बड़े हिंदू बनते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बना, वो उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं तमाम जो हमारे एसटी बीसी जो भटके हुए है, जो वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने से आप खुश हो रहे, आप खुश मत होइए, तुमको बचाने वाले मुसलमान ही थे, आगे भी मुसलमान भी बचाएंगे आपको। लेकिन अगर मुसलमान खुदा न खास्ता कमजोर होगा तो तुम्हारी हालत बद से बदतर होने वाली है। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो दस्तूर बनाया है, दस्तूर में तमाम तबकात को मसावे हुकूक दिए। अगर आज भी SC ST BC भाई हमारे नहीं जागते ख्वाब गफलत से, तो वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। फिर पिछले जो 1400 साल पहले इनकी हालत थी दस्तूर बनने से पहले, 1947 से पहले, तो वही डगर पर आकर ठहर जाएंगे और उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया जा सकता है बीजेपी RSS की जानिब से। तो आप मोहतात रहे और मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद होकर वोट करें, सेकुलर जहन जमात और उसके कायदीन को वोट करें, क्योंकि माहौल अब बहुत खराब हो चुका है 14 के बाद से। दलितों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है, इनकी नस्ल कशी, कत्ल आम किया जा रहा है। इससे आप कुछ सबक लें, सीखें और बदलाव को अपना मुकद्दर समझे। अगर अब की बार बदलाव नहीं किया गया तो आपको आपका वोट का हक भी बाकी नहीं रहेगा। अब हम आते हैं साहब, जैसे कि यहाँ निजामाबाद में बीजेपी के MP है D अरविंद साहब, इनके भी कुछ यहाँ पर MP फंड से डेवलपमेंट के वर्क हुए होंगे, हमें तो पता नहीं, सिवाय एक ब्रिज का काम इन्होंने अभी आगाज करा, इसके अलावा क्या किया। और इनकी भी यही सियासत है कि हिंदू मुस्लिम, और एक मुकाम पर हमने सुना है ख्वातीन से बहस कर रहे हैं, वोट करना है तो करो या मत करो, हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप?
मैं तो समझता हूँ मुसलमान के क्या किसी की वोट की जरूरत नहीं है, वो जीत रहे ईवीएम से, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट की बात है, वो तो हमारे मुखालिफ है, वो हमको देंगे ही नहीं डेवलपमेंट। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर भी कोई एमपी एमएलए से कोई फंड नहीं आया हमको। हमारे एमएलए साहब का भी फंड निकालिए, पिछले 10 साल का 1 रुपया भी मुस्लिम इलाके के अंदर नहीं दिए। तो अब बोलना ये है कि अब वोट किसे डालें मुसलमान, एक सवाल होता कि मैं तो बीआरएस में हूँ फिलफोर, न कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं किया। तो हालात के एतबार से एक दस्तूर को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे तमाम इंडिया गठबंधन, और वक्त की जरूरत है। अगर मुत्तहिदा तौर पे इंडिया गठबंधन का हमको सपोर्ट करना अब जरूरी है, क्योंकि एक फस्ताई ताकत है जो तमाम दलित एसटी एसटी मुसलमान की मुखालिफ है, इनको दूसरे दर्जे का तहरीम मनोवाद की तरह हमको शुदर बनाना चाह रहे। और दूसरी तंजीम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को बचाना चाह रहे, क्योंकि वो हमको सपोर्ट करता, हमको मसावी हुकूक देता। तो ये बचाने वालों को हमको सपोर्ट करना है। रीजनल पार्टी को अगर वोट देना ही है, आगे अगर कुछ अच्छे स्कीम आते हैं, अगर नाराज है तो फिर रीजनल पार्टी को असेंबली में दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त सेंटर में नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुकाबला है हमारा, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए वो इंडिया गठबंधन की जो भी उम्मीदवार है उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, हलीम खमर साहब जो काबिल और सीनियर कायद है बीआरएस के, वो भी बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो मरकजी सतह पर काम करेगा, और इंडिया ब्लॉक को अगर आप सपोर्ट करते हैं, इंडिया ब्लॉक में कई ऐसी जमातें हैं जो सेकुलर जहन है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि दिगर जमातें भी है जो रीजनल पार्टीज है वो सपोर्ट कर रही है। तो हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपना वोट ना मुंतशिर होने दें, ना बिखरे, ना चंद रुपयों में और दारू बिरयानी में हरगिज फरोख्त ना करें। आपकी कीमत बहुत है, आपके एक उंगली की एक वोट की कीमत बहुत है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में आपका भी बहुत बड़ा ताउन होना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट, मुत्तहिदा वोट, एक जाबिर फिस्ताई ताकत और जालिमाना हुक्मरान को उसकी गद्दी से उठाकर फेंक सकता है। ये फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है। पोलिंग के दिन यहाँ हमारे पास तेलंगाना में 13 मई के रोज पोलिंग है, सुबह 7 बजे से। सुबह के अव्वलीन सातों में आप ज़ईफ अशखास जो बीपी शुगर के पेशेंट है उन्हें मौका फराहम करे, लंबी तवील कतारों में उन्हें ठहरने ना दे, बल्कि उनकी सहूलत के लिए काम करे और उन्हें बढ़ चढ़कर वोट करने की तरगीब दे। हम भी यही कहेंगे, और आप अपने तौर पर भी इस बात पर सोचे कि अगर आपको दस्तूर हिंद की बका, सेकुलरिज्म की बका और आपका मुस्तकबिल रोशन देखना है तो अब की बार मोदी सरकार को हटाना है। एनडीए हुकूमत बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करेंगे, तभी आप मॉब लिंचिंग, ख्वातीन बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर पाएंगे और गुंडाइज्म का खात्मा कर सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे हम। आप 13 मई के रोज जरूर घरों से निकले और सेकुलर जहन, सेकुलर जमात को और इनके कायदीन को वोट करते हुए इंडिया ब्लॉक का भरपूर ताउन करें, क्योंकि हम भी सेकुलरिज्म के ही मानने वाले हैं। और सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ते की मानिंद है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को गुलदस्ते की मानिंद और मसावी हुकूक दिए गए हैं। अगर ये आप बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने वोट की ताकत जरूर बताएं और इंडिया ब्लॉक को जिताएं। नाज़रीन, आखिरी में हम ये गुजारिश करेंगे, हमारे चैनल UNN 24 न्यूज को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और फेसबुक पर हमारे सोहेल खान जर्नलिस्ट ID को फॉलो करें, क्योंकि हम आपको पल पल की सच्ची खबरों से बाखबर रखते हैं। UNN 24 न्यूज के लिए मैं सोहेल खान, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।